24 फरवरी 2022 को रूस को मोहरा बनाकर अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, यूरोपियन देश जिसमें नेटो देश शामिल हैं, उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन में जंग की शुरुआत की। ये जंग जिस मकसद से शुरू हुई थी ये जंग उन मकसद को हासिल नहीं कर सकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को जो उम्मीदें थीं कि रूस के ख़िलाफ़ जब कुछ ऐसा होगा तो रूस उससे कमज़ोर हो जाएगा और रूस को तोड़ने में इनको आसानी होगी, लेकिन अब तक 14 महीने की जो जंग चली है उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो दुनिया भर को चौंकाने वाले हैं। और अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं, मित्र देश, उनको ये शौक है एक तरह से, वो इस वक्त परेशान है कि ये हुआ क्या, क्योंकि इसमें यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा जो रोल अदा कर दिया है या किया है इस जंग के दौरान वो चीन ने कर दिया। और चीन ने इतना बड़ा काम कर दिया है जो इस सदी का सबसे बड़ी घटना जिसको माना जा रहा है, और वो काम है सऊदी अरब और ईरान जो धुर विरोधी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, उनमें दुश्मनी थी और छोटी छोटी बातों को लेकर के ईरान की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी होती थी और कार्रवाइयाँ भी होती थी। अरब के इन दो मुल्कों को चाइना ने और रूस ने एक साथ लाने का काम किया। और पिछले महीने मार्च के महीने में चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर दोनों देशों के यानी सऊदी अरब और ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो वहाँ मौजूद थे, और चीन की मौजूदगी में दोनों के बीच एक आपस में मुआहदा हुआ, समझौता हुआ। उस समझौते के तहत चीन इसमें गारंटर है, रूस इसमें गारंटर है, और सऊदी अरब और ईरान आपस में अच्छे रिश्ते कायम करेंगे। जितने भी पुराने मामलात हैं उनको सबको पीछे छोड़ दिया गया है। नई शुरुआत के लिए दोनों मुल्क तैयार हो गए हैं। अब ये जो एग्रीमेंट इनके दरमियान चीन और चाइना की मदद से हुआ उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं, और यह नतीजे दुनिया को फिर से चौंका रहे हैं, क्योंकि अभी जो वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी अनवई वहाँ जो तैनात थे उन्होंने पेंटागन को रिपोर्ट दी थी कि अब सऊदी अरब और ईरान के लिए ज़्यादा परेशान होने की, किसी के लिए भी अरब देशों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसराइल के मसले को अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे इसराइल के मसले पे। उसमें उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें लिख करके कहा था, जो चीन के एक दूत थे, कि अब ये देश आपस में शिया और सुन्नी के मामले पर लड़ते रहेंगे और इसमें इसराइल को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। और जो कुछ दिन पहले ट्रंप के वक्त में एक एग्रीमेंट हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, उसमें तय हुआ था कि इसराइल के साथ अरब के देश अपने संबंध कायम करेंगे, अपने रिश्ते बेहतर करेंगे, और इसराइल को जो लिबर्टी है उसकी एम्बेसी वगैरह खुलेंगी अरब के देशों में, इसराइल के साथ कारोबार शुरू होगा। तो इसराइल को लेकर के अमेरिका ने जो शुरुआत कर रखी थी, अब यहाँ पर चीन की वजह से उसको ब्रेक लगे हैं, और दुनिया में ये जो हुआ एक बिल्कुल अचंभे जैसा है, मिरेकल जैसा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि जो कुछ चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती करा करके किया है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। इस सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से ये समझा जा सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में कितनी है सऊदी अरब और ईरान के करीब आने की। अब जो सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती के नतीजे सामने आ रहे हैं वो आपको बता दें कि 2011 से सीरिया के ख़िलाफ़ एक एग्रेशन की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें दाइश को आगे करके अमेरिका और यूरोप के देश, और जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था, यूएई भी शामिल था, ये इन लोगों ने ही दाइश को पैदा किया था। दाइश के ज़रिए सीरिया में असद बशर की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, असद को सत्ता से बाहर करने की कोशिश हो रही थी, और उनका अंजाम जो था वो सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफ़ी के जैसा करने के तमाम कोशिशें थीं। लेकिन वहाँ पर रूस ने एंट्री की और ईरान ने एंट्री की। ईरान और रूस की वजह से असद की सरकार को जो इत्तेहादी थे
सऊदी अरब के जो इत्तेहादी थे वो वहाँ से बेदखल नहीं कर सके, बल्कि उनको मात हुई वहाँ और असद की सरकार बनी रही। बता दें कि असद शिया हैं और जो सीरिया की जो जनता है वो शिया हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में, लेकिन जो सीरिया की फ़ौज है उसमें 80% सुन्नी है, 20% शिया मुसलमान हैं। तो इन लोगों को जिन्होंने दाइश को पैदा किया था और दाइश को लड़ने के लिए सीरिया में भेजा था, उन्हें उम्मीद ये थी कि जब दाइश वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करेगा तो सीरिया की फ़ौज बगावत कर देगी, सुन्नी मुसलमान असद के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरिया की फ़ौज पूरी तरह से पूरे वक्त असद के साथ रही, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, और वहाँ पर रूस और ईरान ने दाइश को ख़त्म करने में बड़ी भूमिका अदा की। अब जब चीन ने ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर करवा दिए हैं तो इसके जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ये जंग जो जारी थी वहाँ से वो पूरी तरह ख़त्म हो गई सीरिया की। साथ में 2015 से यमन में एक जंग चल रही थी, वो भी सऊदी अरब क्राउन प्रिंस ने शुरू की थी और उन्हें उम्मीद ये था कि हम 10-20 दिन में इस जंग को जीत आएंगे और यमन को हथियार डलवाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन 2015 से 8 साल तक लड़ने के बाद भी वो बेनतीजा जंग है और इस जंग में सऊदी अरब को कई बार बहुत नुकसान हुए। हूती जो विद्रोही हैं यमन के, उन्होंने कई मरतबा सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर ड्रोन विमानों से हमले किए। यहाँ तक कि अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उस पर भी उन्होंने हमले किए, जिसकी सिक्योरिटी का जो काम है वो अमेरिकी एजेंसियां देखती है, अमेरिकी सेना देखती है, तो वो उसको नहीं बचा सके। अब यमन की जंग भी ख़त्म हो गई। ये नतीजा है जो ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती चाइना ने कराई है। साथ ही जो यूएई की फ़ौज यमन में मौजूद थी, यूएई ने उस फ़ौज को वापस बुला लिया और अभी 2 दिन पहले यूएई के जो बुर्ज खलीफा है उस पर सीरिया के फ्लैग को शो किया गया था। उसकी इंडिपेंडेंस के मौके पर 75वीं उसकी इंडिपेंडेंस थी, तो वो उन्होंने सेलिब्रेट की थी बुर्ज खलीफा पर सीरिया के फ्लैग को शो करके। तो अरब के अंदर बहुत सारे बदलाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं। वहीं फ़लस्तीन के लीडर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। हमास की टॉप लीडरशिप इस्माइल हनिया समेत बाकी जो टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो इस वक्त सऊदी अरब में, और उन्होंने उम्रा की रस्म अदा की है रमज़ानों के महीने में। तो ये जो डेवलपमेंट्स अरब के अंदर हो रहे हैं ये पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं और दुनिया के वो मुल्क जो अरब से अब तक जंगें करा करके फ़ायदा उठा रहे थे परेशान हैं। क्योंकि चाइना और रूस ने जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई उस वक्त अपने जो पॉलिसी थी वो तय कर ली थी और इस जंग की शुरू होने से पहले, यानी यूक्रेन जंग की शुरुआत होने से पहले, चीन और रूस के राष्ट्रपति साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आपस में कई मुद्दों पर बातचीत करके आगे बढ़ने की एक दूसरे से रजामंदी दे चुके थे। चाइना में 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स थे। जनवरी के महीने में जब ये विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे उस वक्त चीन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से 1-to-1 मुलाकात की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनसे 1-to-1 मुलाकात की थी। सिर्फ यही 2 लीडर थे उस वक्त जिनसे शी जिनपिंग ने 1-to-1 मुलाकात की थी। और उसी वक्त ये रणनीति तय हो गई थी यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी है। चूँकि रूस को यूक्रेन से जंग नहीं लड़ना था, लेकिन उकसावे की कार्रवाई यूक्रेन से करवा करके अमेरिका ने और ब्रिटेन ने ख़ास तौर से और जो बाकी नेटो मुल्क हैं उन्होंने रूस को इस जंग में घसीटा। रूस के कुछ खदशे थे वो उनको लेकर के यूक्रेन से बार बार कह रहा था। यूक्रेन चूँकि नेटो का सदस्य बनने के लिए कोशिशें कर रहा था। रूस को लगता था कि अगर ये नेटो का सदस्य बन जाता है तो
जो नेटो की फ़ौज है, अमेरिका की फ़ौज है, वो उसकी बिल्कुल सरहद पे होगी। और ऐसी सूरत में रशिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ी थ्रेट्स होंगी, और ये रूस को तोड़ने के लिए वहाँ से बैठ कर के अपने कार्यक्रम बहुत आसानी के साथ अंजाम देते रहेंगे। तो रूस ने इस जंग में कई मोर्चों पर जंग लड़ी है, और जैसा कुछ टेलीविज़न चैनल वगैरह दिखाते हैं कि अब रूस न्यूक्लियर बम चलाएगा और पुतिन अब तहस नहस कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्रैक्टिकली बहुत तजुर्बा है। उनकी 72 साल उम्र बताई जाती है। उस 72 साल में से कम 45-50 साल का तकरीबन उनको वॉर अफेयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है, और वो एक एक चीज़ों की बारीकी को समझते हैं। हाँ, रूस एक ही सूरत में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा जब उसकी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। वहाँ पर यह बिल्कुल तय है कि रूस की तरफ से उसमें वक्त नहीं लगेगा, और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा सबसे पहले यूरोप के अंदर, जैसे ब्रिटेन के अंदर, पोलैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर, जो इस जंग में, यूक्रेन की जंग में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इस जंग को भड़काए रखना चाहते हैं। रूस ने इस जंग को शुरू करते वक्त ही तय किया हुआ था कि उसको ये लंबी जंग लड़नी है और थका देना है यूरोप और अमेरिका को। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से उलझा हुआ है, वो इस जंग से कैसे निकले उसकी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। हाँ, यहाँ पर चीन की तरफ से और तुर्की की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत होकर के इस जंग को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ज़ेलेंस्की की जो शर्तें हैं वो क्रीमिया को वापस चाहते हैं कि क्रीमिया जैसा हमारे पास 2014 में था वैसा ही हमको वापस मिल जाए, और डोनास्क वगैरह के और जो दूसरे इलाके हैं खार्किव वगैरह के, जिन पर रूस ने अब कब्ज़ा किया हुआ है और रूस ने अपनी टेरिटरी, अपनी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट टेरिटरी उनको घोषित कर दिया है, तो उनको वो चाहते हैं कि ये वापस हों और उस कंडीशन में रूस के साथ अमन मुआहदा कोई हो। तो रूस इस पर तैयार नहीं होगा शायद, जैसा उम्मीदें हैं कि उस पर तैयार नहीं होगा। अब रूस यूक्रेन के साथ और वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं अमेरिका और ब्रिटेन, उनके साथ गेम खेल रहा है कुल मिलाकर के, उनको थकाने में लगा हुआ है। साथ ही अरब के जो देश हैं, जो डेवलपमेंट्स अभी हमने अरब में बताए थे, उसके होने के बाद पूरा अरब इतिहास में रसूलुल्लाह के इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद शायद ये पहला मौका है जब पूरे अरब में जंगें बिल्कुल बंद हो गई हैं। वरना किसी न किसी बात पर, किसी न किसी वजह से अमेरिका और ये यूरोपीय देश अरब के अंदर जंगों को जारी रखते थे, और अरब के अंदर जंगें रुक जाने से पूरे वर्ल्ड को इसमें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब जंगें नहीं होती हैं, अमन होता है, तो खुशहाली आती है। वो जिन मुल्कों में जंगें नहीं होती उन्हीं में नहीं बल्कि उनके आस पड़ोस में भी खुशहाली आती है, कारोबार बढ़ते हैं, तरक्की होती है। तो इसके फ़ायदे सभी लोगों को मिलते हैं। सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उसके पास पेट्रोलियम के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है अरब की, उसके पास अपनी बहुत बड़ी सेना है। साथ ही उसके पास जो प्रॉक्सीज हैं, उसकी प्रॉक्सी का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में। जो ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, उसने अपने छोटे छोटे ग्रुप फ़ौज के अलावा बनाए हुए हैं। उसमें अल-कुद्स फ़ौज उसकी बेमिसाल है। अल-कुद्स के पास 2 लाख से ज़्यादा, 3 लाख के आसपास फ़ौज है, और ये बिल्कुल जैसे हार्डकोर बैटल हार्ड मिलिट्री होती है वो फ़ौज है। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ईरान की फ़ौज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द ईरानियन लीडरशिप, उसके अंडर में ये, वहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं, सर्वोच्च जो नेता हैं उनके लिए, उनकी गाइडेंस में काम करती है। इसमें राष्ट्रपति या सेना के अध्यक्ष की निगरानी में नहीं। वहीं उनके पास हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह जैसे दूसरी प्रॉक्सीज हैं, उनके पास भी कई लाख की फ़ौज है।
तो ईरान की जो ताकत है वो उसकी प्रॉक्सी है। दूसरे, उसने बहुत सारे नए जो हथियार बनाए हुए हैं उसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट एक शाही ड्रोन उनका इस्तेमाल हुआ यूक्रेन में, जिसमें तबाही मचा दी, रूस की तरफ से वो इस्तेमाल हुए थे। अब जब सारे अरब देश जहाँ जंगें थी वो उन जंगों से निकल करके तरक्की के लिए काम करेंगे, जैसे सीरिया और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत ख़राब थे, एसेसिनेशन कराना चाहता था सऊदी अरब। अब उसी सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं इस वक्त सीरिया पहुंचे हुए हैं, और सीरिया में ये एक रिपोर्ट आपको बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान 12 साल बाद 18 अप्रैल को दमिश्क पहुंचे और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की, और असद ने उनका बहुत गर्मजोशी के साथ दमिश्क में स्वागत किया। सऊदी अरब की विदेश नीति में परिवर्तन बहुत तेज़ी से जारी है। पिछले महीने सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और तेहरान में दूतावास को फिर से खोलने का अपना इरादा जाहिर किया। यमन के ख़िलाफ़ 8 साल से चल रहे युद्ध की समाप्ति करने के लिए सऊदी अरब और यमन के साथ समझौते के बिल्कुल नज़दीक है। इस मामले में हाल ही में सऊदी अरब और यमन के जो ग्रुप हैं उनके बीच कैदियों की अदला बदली हुई है, और उसमें बड़े बड़े जो कैदियों के ग्रुप थे जिसमें 1800-1500 लोग शामिल थे, वो उनकी अदला बदली यमन में और यमन ने और सऊदी अरब ने आपस में की है। तो ये रिपोर्ट है जिनमें इन परिवर्तनों के बाद सीरिया के साथ संबंधों की बहाली को सऊदी अरब सरकार के एजेंडे में रखा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकाद ने पिछले सप्ताह अपने सऊदी समकक्ष से मुलाकात की। अब इस यात्रा के जवाब में फैसल अल मेकाद ने दमिश्क में सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। दमिश्क और रियाद के बीच संबंधों में जो करीबी आ रही है वो पिछले 12 साल में नहीं थी। 12 साल में सऊदी अरब ने सीरियाई शासन जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ विपक्ष जो आतंकवादी गुट थे, दाइश और दूसरे जो विपक्षी ग्रुप थे, उनको पूरी तरह से वित्तीय सहायता मदद की थी और सैन्य सहायता मदद की थी। सऊदी अरब के इस समर्थन का मुख्य लक्ष्य सीरिया में असद को उखाड़ फेंकना था, लेकिन अब जबकि पूरी चीज़ें बदल गई हैं तो फैसल बिन फरहान जो सीरिया के यात्रा पर पहुँचे हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, उनका वहाँ पर बहुत वार्म वेलकम हुआ है, और इसमें बड़ी अहम भूमिका जॉर्डन, इराक और मिस्र की भी रही है। और इनके आपस के विदेश मंत्री पाँचों मुल्कों के जल्दी ही ईद के मौके पर फिर से आपस में मिलने वाले हैं, और उसको आगे जो प्रगति होनी है, डेवलपमेंट्स होने हैं, उनको लेकर के आपस में बातचीत करेंगे। वहीं ऑफिशियली सऊदी अरब के जो किंग हैं किंग सलमान, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को सऊदी अरब की यात्रा पर आने का ऑफिशियल इनविटेशन भेज दिया है, और वो इनविटेशन एक्सेप्ट ईरान के राष्ट्रपति ने कर लिया है, और उसकी एक पुष्टि हो चुकी है ईरान के जो तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ एक दूसरे का कहना चाहिए कि मुंह नहीं देखना पसंद करते थे, अब आपस में सब मिल रहे हैं, बहुत खुशी के साथ मिल रहे हैं। बता दें कि पिछले साल ही जब अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकाने की कोशिश की थी, और धमकी बहुत सीरियस थी कि या तो हमारी बात मानो वरना अंजाम भुगतो, और वो यूक्रेन जंग को लेकर के थी कि आप इस जंग में रूस को कंडेम करें और यूक्रेन की मदद करें और हमारे साथ रहें, और ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दें ताकि इंटरनेशनल बाज़ार में रूस के तेलों की कीमत घट जाए, रूस के जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसको नुकसान पहुँचे। लेकिन सऊदी अरब ने इस बात को नहीं माना। उस दौरान वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर पब्लिश की थी अपने यहाँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी किंग को फ़ोन किया रात के वक्त, सऊदी किंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने
कॉल की यूएई के किंग को। यूएई के किंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये जो खबर थी वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के दीगर अखबारों ने उस दौरान बहुत अहमियत के साथ पब्लिश की थी। उसी रात की खबर ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का फ़ोन रिसीव न करने के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के राष्ट्रपति को कॉल की और दोनों के दरमियान 2 घंटे बात हुई और इसको भी वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया था। अब जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो फिर अमेरिका ने धमकी दिलवाई यूके के ज़रिए, ब्रिटेन के ज़रिए, और बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे यूके के, उनको सऊदी अरब भेजा अपना विशेष दूत की तरह से, और उन्होंने आकर के फिर वहाँ सऊदी अरब को जैसे भी धमकियाँ थी वो दी। इसके जवाब में सऊदी अरब ने यूएई को बोल करके सीरिया के प्रेसिडेंट को रातों रात यूएई में इनवाइट करा लिया और यूएई में उनका ग्रैंड वेलकम, जहां आपस में यूएई जंग लड़ रहा था यमन में, जो यूएई सऊदी अरब के साथ मिलकर के दाइश को ताकत पहुंचा रहा था सीरिया में, वो यूएई अब सीरिया के राष्ट्रपति का वहां पर स्वागत कर रहा था और रेड कारपेट पर उनका वेलकम हुआ। ये तमाम चीज़ें अमेरिका को जवाब थी। तो रूस की यूक्रेन में जो कुछ हुआ वहाँ पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, बहुत बुरी तरह से वो फंसा हुआ है। और इसमें जो सबसे सियाना मुल्क है वो यूके है। हम बार बार इस बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितनी जंगें होती हैं, जहाँ कहीं आतंकवादी पनपते हैं, जहाँ कहीं आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सब यूके की वजह से होती हैं। और यूके की ही वजह से पूरी दुनिया में मीडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है, किसी की इमेज ख़राब करना हो, किसी को बदनाम करना है, किसी कम्युनिटी को बदनाम करना है, किसी किंग को बदनाम करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट टेलीविज़न पे चलती हैं जिसमें किम उन जॉन जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कोरिया के, उत्तर कोरिया के, उनके बेडरूम तक की स्टोरी हमारे यहाँ का मीडिया दिखा देता है। और फिर दूसरी तरफ वो बताते हैं कि वहाँ पर इतनी सख्ती है कि वो कोई पत्ता नहीं हिल सकता किम की मर्जी के बगैर। जब पत्ता नहीं हिल सकता तो उनके बेडरूम की कहानी आपको कैसे पता चल गई? इसी तरह से जो यहूदी मीडिया है उसको फॉलो करते हुए जो ज़ायनिस्ट मीडिया हमारे यहाँ का भी है, वो ख़बरें दिखाता था सद्दाम हुसैन को लेकर, वो ख़बरें दिखाता था कर्नल गद्दाफ़ी को लेकर, और भी मामलात में वो ख़बरें इसी तरह से प्लांटेड ख़बरें वो चलाते हैं। तो ये पूरी इमेज ख़राब करने के लिए होता है और एक एजेंडे के तहत होते हैं। और इन सब के पीछे यूके होता है, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ये लोग साम्राज्यवादी मानसिकता के लोग हैं और इन्होंने हमेशा से पूरी दुनिया में लूटमार किए, डकैतियाँ डाली हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके वहाँ की दौलतों को लूट करके अपने यहाँ ख़जाने भरे हैं और फिर उस पर ये मज़े ले रहे हैं। अब सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती, सीरिया और सऊदी अरब की दोस्ती, यमन और सऊदी अरब की दोस्ती, यूएई और ईरान की दोस्ती, यूएई और सीरिया की दोस्ती, ये इनसे आसानी से नहीं पचेगी। इसको डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका, यूके, ये फिर से किसी न किसी तरह से कोशिश करेंगे। इस पर अरब के देशों को खुद संजीदगी से नज़र रखना होगी। साथ में चाइना और रूस इन चीज़ों को देख ही रहे होंगे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि चाइना जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व है अरब में, उसको अपना कारोबार बढ़ाना है। ईरान के अंदर वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने की पहले से ही ऐलान कर चुका है। साथ ही सीपैक जो उसका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है और जो ग्वादर पोर्ट का इलाका है वहाँ पर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है उसका, उसमें ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान सब मिल कर के इसके हिस्सेदार बने बेल्ट एंड रोड में, सीपैक में। तो चूँकि ये जिनपिंग की एक जो योजना है वो दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों को आपस में रोड के ज़रिए जोड़ने की है, जहाँ से सड़क के मार्ग के ज़रिए एक दूसरे से कारोबार कर सकें। तो इसमें वो चाहते हैं कि सऊदी अरब और अरब के दूसरे देश यहाँ मिलकर के इन्वेस्ट करें, साथ में रहें
और अरब के अंदर कोई जंगें ना हो। अगर जंगें होंगी तो कारोबार में रुकावट बनती है। तो चाइना वो एक कारोबारी मानसिकता वाला देश है। वो जंगों को सीधे सीधे नहीं लड़ता, बल्कि वो टैक्टिकल जो वॉर होती है, टैक्टिक्स अपने तरकीबों के ज़रिए शह और मात का खेल खेलने में रहता है। तो ऐसी सूरत में बहुत खुशी की खबरें ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, दुनिया भर की, और उस कम्युनिटी के लिए जो जंगों को नहीं चाहती है, जो दुनिया में अमन चाहती है, उसके लिए अरब से आ रही हैं। और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जो कभी कभी ऐसा दुनिया में चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। फ़िलहाल जैसा कि हमने बताया, ये खुशी की खबर है, ईद का मौका है। 2 दिन बाद हिंदुस्तान में भी ईद है। सभी लोगों को पहले से ही ईद की मुबारकबाद। सभी लोग खुशहाल रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मोहब्बत के साथ रहें और नफ़रतों से बच के रहें। अपने बच्चों की तालीम का ख़ास ख्याल करें। बच्चों को हर हाल में जैसे भी मुमकिन हो, हर सूरत में उनको तालीम दिलाएं। शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 जंग न्यूज़। السلام عليكم. احسن الله اليك. عظم الله وجهك. الله يجزيكم ونسال الرحمه والمغفره ويحفظكم جميعا. الله يسلمك. وطن غالي. شكرا لك غالي. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم.